नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस को लेकर नीतीश के बड़े ऐलान की, अडानी ग्रुप पर लगे एक और बड़े आरोप की, जानेंगे उज्ज्वला योजना पर कैसे बैकफुट पर आई मोदी सरकार, आईटी विभाग को बीबीसी ने क्या दिया जवाब, और बात होगी उद्धव ठाकरे के साथ हुई नाइंसाफी की, कर्नाटक में कांग्रेस के वार से बेहाल बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जंगल में आए नए मेहमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 22 फरवरी को होगा दिल्ली में मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे चुनाव कराने के निर्देश। केजरीवाल सरकार की सिफारिश पर एलजी ने जारी किया आदेश। नागालैंड चुनाव में घिरे पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने किया सवाल। 5 साल पहले पीएम ने दिया था समाधान के लिए चुनाव का नारा, लेकिन नहीं हुआ कोई समाधान, क्या अब देंगे इलेक्शन फॉर कंफ्यूजन का नारा। रोमांचक स्थिति में पहुंचा दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में एक विकेट पर बनाए 61 रन, 62 रन की हुई लीड। पहली पारी में 262 रन बनाकर आउट हो गई टीम इंडिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स से थोड़ी राहत का ऐलान। पेंसिल और शार्पनर्स पर 18% की जगह 12% टैक्स, राज्यों को मुआवजा देने की भी हुई घोषणा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुले मंच से कांग्रेस से आगे आने की बड़ी अपील कर दी है। इस ऐलान से बीजेपी में खलबली मच गई है। नीतीश ने सीपीआई एमएल के अधिवेशन में शिरकत की, जहां तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। इस दौरान नीतीश ने कांग्रेस को बताया लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। 2024 के चुनाव से पहले देश में फिर से विपक्षी एकजुटता की कोशिशों ने जोर पकड़ लिया है। इस बार विपक्ष की एकता का आह्वान वामपंथ के मंच से हुआ, लेकिन आवाज उठाने वाले जेडीयू नेता थे। पटना में भाकपा माले के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विपक्षी एकजुटता के लिए अन्य दलों के नेताओं को भी न्योता दिया। अधिवेशन में जेडीयू, राजद और कांग्रेस ने शिरकत की। इसी दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव 2024 में साथ आने के मुद्दे पर अपील की। नीतीश कुमार ने दावा किया कि अगर कांग्रेस उनकी बात मान लेती है और सभी विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे आ जाती हैं, तो वो बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर समेट देंगे। अधिवेशन में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर नारे भी लगे, लेकिन नारों को रोकते हुए नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया कि नेतृत्व को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, हम तो केवल बदलाव चाहते हैं, जो सब तय करें वही हो। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से मिले थे। उन्होंने अधिवेशन में मौजूद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से कहा कि आपके जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे निपट जाएगी। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। 2024 में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी बीजेपी का सफाया होगा। आज आजादी की लड़ाई का इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है। सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर साथ चलना होगा। वहीं नीतीश की बात का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है, वहां कांग्रेस टक्कर ले। सलमान खुर्शीद ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि जो आप चाहते हैं वही कांग्रेस भी चाहती है। कभी कभी प्यार में भी एक समस्या आ जाती है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। मानता हूं कि विपक्षी एकजुटता जल्द होनी चाहिए। तो ये नजर आ रहा है कि विपक्षी गठबंधन में इस बात की देरी है कि पहले कौन प्रपोज करता है, कौन आई लव यू कहता है, लेकिन इतना तय है कि गठबंधन के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाएगा। विपक्षी दलों की ये एकता और मोहब्बत का इजहार क्या बीजेपी के लिए 2024 में चुनौती खड़ी करेगा, यही देखना होगा। नीतीश के इस बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो इस वक्त कारोबारी गौतम अडानी की बढ़ी हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अडानी ग्रुप को लेकर अब फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है। हिंडनबर्ग ने भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया है। तो अब कौन से आरोप लगे हैं अडानी ग्रुप पर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग ने अडानी पर अपनी कंपनियों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। दावा किया था कि कंपनी ने अपने स्टॉक में हेराफेरी की है, शेल कंपनियों के जरिए ये गड़बड़ी की गई है, और अब गौतम अडानी के साथ ही उनके बड़े भाई विनोद अडानी भी हेराफेरी के मामले में फंसते दिख रहे हैं। पूरा मामला अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग ने फोर्ब्स की एक रिपोर्ट को ट्वीट किया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी के अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 2020 में रूस सरकार की वीटीबी बैंक
बैंक के साथ ऋण समझौता किया था। इस समझौते को पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2021 तक पिनेकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम पार्टी को $258 मिलियन उधार दे दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बाद पिनेकल ने 2 निवेश फंड एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को ऋण के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयरधारक हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में दोनों फंडों के पास कुल मिलाकर $4 बिलियन के स्टॉक हैं, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। फोर्ब्स रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसी भी फंड ने गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया जिसमें उन्होंने निवेश किया है। हिंडनबर्ग ने फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि अडानी प्रमोटर के छिपे हुए गिरवी रखे शेयर को लेकर फोर्ब्स का एक अहम लेख आया है। विनोद अडानी के कंट्रोल वाली सिंगापुर की इकाई ने रूसी बैंक से कर्ज में $240 मिलियन के लिए अडानी के प्रमोटर की हिस्सेदारी गिरवी रख दी। भारतीय एक्सचेंजों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है। अडानी के सितारे फिलहाल गर्दिश में ही रहने वाले हैं। सितारे तो इस वक्त मोदी सरकार के भी गर्दिश में ही दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार की ज्यादातर योजनाएं अब फेल होती नजर आ रही हैं। उसमें उज्ज्वला योजना भी शामिल है, जिसे बंद करने के संकेत मिल रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एक और योजना फेल होती दिख रही है। 7 साल पहले जिस योजना को पूरे गाजे बाजे से प्रचारित कर लागू किया था, अब वो योजना बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने इस साल के लिए उज्ज्वला योजना के लिए जो बजट रखा है, उससे साफ हो गया है कि अब सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। मई 2016 में जिस योजना को शुरू किया गया था, उसे अब सरकार ने मझधार में छोड़ दिया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए 8,010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार इसका बजट शून्य के करीब पहुंचा दिया गया है। 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे सांकेतिक अनुदान माना जा रहा है। एक तरह से उज्ज्वला योजना के लिए सरकार ने इस बार बजट ही नहीं दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब इसे लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो टारगेट उज्ज्वला योजना के लिए रखा था, वो पूरा हो गया है, इसलिए बजट में पैसे नहीं दिए गए हैं। हमारी नजर में कोई नया लाभार्थी नहीं है, इसलिए बजट नहीं दिया गया है। दरअसल इस योजना पर शुरुआत के बाद से ही सवाल उठ रहे थे। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 9.6% लाभार्थी गैस सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं करा पाए। केवल 11.3% लोगों ने एक बार रिफिल कराया। 56.5 लाभार्थी 4 या उससे कम रिफिल करा रहे हैं और इसके पीछे गैस सिलेंडर के महंगे दाम बड़ी वजह माने जा रहे हैं। सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना वाले कनेक्शन धारकों को 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन सिलेंडर की कीमत अधिक होने के चलते ये बहुत मामूली रकम है। जिस समय उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी तो LPG सिलेंडर की कीमत 527 रुपए 50 पैसे थी। जुलाई 2022 में ये दुगना होकर 1053 रुपए हो गई और कीमत बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की एक और योजना असफलता की ओर बढ़ चुकी है। उज्ज्वला योजना को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी अब अपना बचाव करती दिख रही है। बचाव तो IT डिपार्टमेंट भी BBC को लेकर अपना कर रहा है। IT विभाग ने दावा किया है कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी BBC से चाहिए और अब BBC ने IT विभाग के दावे पर अपना जवाब भी दे दिया है। तो क्या कहा BBC ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। BBC दफ्तर में 59 घंटे की छापेमार कार्रवाई के लिए IT डिपार्टमेंट को क्या मिला, अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। आयकर विभाग की ओर से जो बयान जारी किया गया, उसमें BBC का नाम तक नहीं लिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी के दफ्तरों में सर्वे का काम किया गया। सर्वे के बाद टैक्स का भुगतान करने में अनियमितताएं पाई गई हैं। आयकर विभाग के इस दावे को केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय PIB ने भी जारी किया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बयान आयकर विभाग की ओर से दिया गया, वो BCCI में हुई जांच के बारे में ही है। अपने बयान में BBC का नाम सीधे तौर पर लेने से भले ही विभाग बच रहा हो, लेकिन निशाने पर BBC ही है और अब BBC की ओर से इसका जवाब भी आ गया है। BBC की ओर से कहा गया है कि ऐसे किसी भी आधिकारिक संदेश का उचित उत्तर दिया जाएगा जो उसे आयकर विभाग से सीधे तौर पर उसे मिलेगा। BBC ने साफ कर दिया है कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संस्थान आयकर विभाग का पूरा सहयोग करेगा। आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान जो सवाल किए गए थे, उनके भी जवाब दिए गए हैं। छापेमारी के दौरान BBC के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। BBC ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि वो पहले की ही तरह काम करेंगे। भारत के साथ दूसरी जगहों पर सेवा देना जारी रखा जाएगा। BBC एक भरोसे वाला और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और वो अपने पत्रकारों के साथ खड़ा है, जो किसी फियर और फेवर यानी डर और पक्षपात के बिना रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे। BBC पर यह कार्रवाई क्यों की गई, इस पर हर कोई वाकिफ है। तो
तो वहीं आईटी विभाग अपनी फजीयत होने से बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। फजीयत तो आज पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की कर दी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया है, जिसके बाद दहाड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब जनता तय करेगी कि शिवसेना किसकी है। महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई है तब से उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले कुर्सी गई, फिर चुनाव चिन्ह भी छिन गया। उद्धव के ही सहयोगी शिंदे ने बगावत का ऐसा बिगुल बजाया कि सीएम पद के साथ साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। इसी के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने अब बीजेपी और शिंदे गुट पर भड़ास निकाली है। मातोश्री के बाहर जुटे समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग ने अगर गुलामी की है तो मैं यही कहूंगा कि उनको चुनाव चिन्ह चाहिए, पार्टी का नाम चाहिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे का परिवार नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी को महाराष्ट्र में आने के लिए बाला साहेब का मुखौटा लगाना पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि असली कौन है और नकली कौन है। उद्धव ने कहा कि मैं आह्वान करता हूं कि जिन्होंने धनुष बाण चुराया है वो धनुष बाण से आ जाएं, हम मशाल से लड़ते हैं, वो चाहे हमसे मशाल भी छीन सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये अपनी परीक्षा है, लड़ाई अब चालू हो गई है। इतना ही नहीं, उद्धव ने कहा कि पीएम को लगता है कि वो शिवसेना को खत्म कर सकते हैं, लेकिन शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। मैं सरकार में उनके लोगों से कहना चाहता हूं कि जनता तय करेगी कि शिवसेना किसकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल यानी रविवार को फेसबुक लाइव करूंगा। उद्धव की इस हुंकार से साफ है कि चुनाव चिन्ह छिनने के बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वही हुंकार है, वही ललकार है। अब देखना होगा कि इस तेवर से वो कैसे खुद को सियासी जमीन पर मजबूत करते हैं। उद्धव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब जनता को तय करना है कि वो बाला साहेब के वारिस हैं या नहीं। कर्नाटक में भी बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाने में लगी बीजेपी के लिए कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज करते हुए आज बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पोस्टर के जवाब में कान में फूल लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया है। कीवी मेले होवा यानी कान में फूल अभियान में कांग्रेस के नेता कान में फूल लगाकर विरोध जता रहे हैं। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी पर 5 साल पुराने चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक दिन पहले विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक अपने कानों पर फूल लगाकर पहुंचे थे। कन्नड़ भाषी लोग किसी का विरोध करने के लिए कान पर फूल लगाते हैं और इसी परंपरा को कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बड़े अभियान का रूप दे दिया है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने अब सड़कों पर उतरकर कीवी मेले होवा अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस की माने तो आज सुबह बेंगलुरु शहर और मंगलूर के कई हिस्सों में कीवी मेले होवा के पोस्टर बीजेपी की अचीवमेंट वॉल पेंटिंग और पोस्टर के ऊपर देखे जा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 2018 के अपने घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा करने में विफल रहने और 2022-23 के बजट के आवंटित धन का केवल 56% उपयोग करने के लिए शुक्रवार को सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा था। इसमें कहा गया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य पार्टी विधायकों ने अपने कानों पर फूल लगाकर ये बात उजागर की कि बीजेपी लोगों को फूल यानी मूर्ख बना रही है। कीवी मेले हुआ एक पर्चा है जिससे बीजेपी के पोस्टरों पर चिपकाया गया है, जिसमें कान पर फूल लगा हुआ है। कांग्रेस के पोस्टर बीजेपी के उन पोस्टर्स पर दिखे जिनमें पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को दिखाया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात जंगल में आए नए मेहमान की। भारत में चीतों का कुनबा बड़ा हो गया है। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचा। इससे पहले सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। आज लाए गए 12 चीतों के साथ ही भारत में चीतों की संख्या 20 हो गई है। ये सभी चीते भारत के कुनू नेशनल पार्क में रहेंगे। आज भारतीय वायुसेना के विमान से चीतों को भारत लाया गया। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में एक बार फिर जंगल के नए मेहमान पहुंचने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाए जाने और मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से फिर 12 चीते ग्वालियर लाए गए हैं। चीतों को 10 दिन के क्वारंटीन में रहने के बाद कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर वायुसेना का विमान C-17 आज सुबह ग्वालियर उतरा। इन 12 चीतों में से 5 मादा हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन 12 चीतों को भारतीय वायुसेना के गैलेक्सी ग्लोब मास्टर C-17 पर लोड किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि चीतों को शुक्रवार शाम को गौतेंग केओआ टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ग्वालियर के लिए रवाना किया गया।
बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों और वन अधिकारियों के साथ एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से कूनो में 5 मादाओं समेत 8 चीतों को छोड़ा था। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ने वाली है। अब यहाँ चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। गौरतलब है कि भारत में चीतों की आबादी शून्य होने के बाद अफ्रीका से चीते लाकर बसाने की योजना मनमोहन सिंह सरकार के वक्त ही बनाई गई थी। अफ्रीकी चीता परिचय परियोजना की कल्पना 2009 में की गई थी, लेकिन अब जाकर इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।